नमस्कार, उत्तराखंड की खास खबरों में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की उत्तराखंड की खास खबरों की। अपने 2 दिन के दौरे पर हल्द्वानी पहुंचे शहरी विकास मंत्री एवं शाखीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने सर्किट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं और अधिकारियों से लेकर जिले के तमाम अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि सभी लोगों के साथ बैठक करने के बाद लोगों को कई समस्याएं सामने आ रही हैं, जिनको जिला अधिकारी और एसएसपी के स्तर से निपटाने के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं जिन मामलों में शासन की भूमिका होती है उसका वे खुद शासन स्तर पर निरस्तर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही उनका कहना है कि राज्य सरकार विकास को लेकर प्रतिबद्ध है, पर ये साल चुनावी वर्ष है, ऐसे में पंक्ति के आखिर क्या शोर पहुंचेगा ये भी देखना होगा। कल से अब तक मैंने पहले संगठन की बैठक ली, उसके बाद जनप्रतिनिधियों के साथ बैठा, फिर मैं क्षेत्र में एक बूथ के अध्यक्ष के यहाँ चाय के लिए गया, उसके बाद मैंने प्रमुख लोगों के साथ रात को बैठक की। सुबह के समय मैंने सारे निकायों के ईओ को बुलाया, प्राधिकरण की बैठक ली, उसके बाद मैंने जिले के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। और जो इस बीच में पांचों बैठक में कुछ समस्याएं आई जो जनता को लेकर या जन समस्याओं को लेकर हमारे कार्यकर्ताओं ने कुछ विषय मुझ पर रखे, उन सबको मैंने आलाधिकारियों से बातचीत करके जिला स्तर के सारे काम उनको कहिए निपटाइए, शासन स्तर के काम में शासन स्तर पर करा के भेजूंगा। अधिकतर लोग बिना सोचे समझे ही सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल देते हैं, लेकिन अब आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। जाने अनजाने में ही राष्ट्र विरोधी असामाजिक टिप्पणी आपको भविष्य में दिक्कत में डाल सकती है और आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अब पुलिस पासपोर्ट आवेदन और शस्त्र लाइसेंस में सत्यापन के समय सोशल मीडिया पर भी व्यक्ति का रिकॉर्ड खंगाल कर रिपोर्ट लगाएगी। यही नहीं, सत्यता पाए जाने पर आवेदन निरस्त किया जाएगा। इतना ही नहीं, नौकरी में आवेदन के समय भी आपको सोशल मीडिया के रिकॉर्ड पे भी जांच की जाएगी। ये निर्णय लिया गया है। सोशल मीडिया पर जो लोग एंटी नेशनल पोस्ट डालते हैं या कोई और बड़ा इस तरह का अपराध करते हैं, फेक न्यूज वगैरह डालते हैं, तो ऐसे लोगों का पुलिस वेरिफिकेशन में हम अगली बार पहले खाली एफआईआर देके जाती थी, अब ये भी देखेंगे पुलिस वेरिफिकेशन करते वक्त ये सोशल मीडिया पे इसका बिहेवियर कैसा एंटी नेशनल तो नहीं है। अगर इस तरह के बिहेवियर वाले लोगों को फिर शस्त्र लाइसेंस या पासपोर्ट वेरिफिकेशन वगैरह वो उसमें उनको प्रॉब्लम हो सकती है। विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर दून मेडिकल प्रशासन द्वारा एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इसके साथ ही अस्पताल प्रशासन द्वारा एमबीबीएस डॉक्टरों के लिए वाद विवाद का कार्यक्रम किया गया, जिसमें इस घातक रोग के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। इस अवसर पर दून मेडिकल अस्पताल के विश्व कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर ललित मोहन जोशी ने कहा कि उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में सबसे ज्यादा मामले कैंसर से आते हैं, लेकिन लोगों को जागरूकता करने की जरूरत है। ललित ने कहा कि दुर्गम सीमांत क्षेत्र में रहने वाले लोगों को पता नहीं लगता उनको कैंसर से दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन जब तक सरकारी अस्पताल में पहुंचते हैं तब तक उन्हें कई और दिक्कतें हो जाती हैं। तो सर पहले से गॉल ब्लैडर में थोड़ी परेशानी हो रही थी और थोड़ा बाहर जाने में परेशानी हो रही थी और पेट में दर्द बता रहे थे। तो अभी आप दून में आए हो, क्या इलाज इनका चल रहा है, डॉक्टर क्या कह रहे हैं? सर ये कीमो तो इसमें ये चौथा स्टेज का जो है इस कैंसर है और जब हमने फर्स्ट कीमोथेरेपी की थी तो इनसे काफ़ी राहत मिली है और इनको जब पहले से भूख नहीं लग रही थी, भूख लगना भी शुरू हो गया है और जो पेट में दर्द था वो भी कम हो गया था और अब जो स्थिति इनकी काफ़ी कंट्रोल है। आज हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती उत्तराखंड में यही है कि पर्वतीय और दुर्गम इलाकों में जो मरीज हैं, जैसे कि कैंसर हर जगह है, शहरी क्षेत्रों में भी, पहाड़ी क्षेत्रों में भी, तो उनको ये बताना कि दून मेडिकल कॉलेज में कैंसर का बेहतरीन सर्वोत्तम उपचार और बिना किसी मूल्य के सब कुछ गवर्नमेंट द्वारा, सरकार द्वारा फ्री यहाँ पर उपलब्ध है। उनको बस ये जानकारी देने की आवश्यकता है कि वो अधिक से अधिक मात्रा में यहाँ आए और दून मेडिकल कॉलेज में दून हॉस्पिटल में कैंसर का इलाज लेके इसका लाभ। काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। जब हमने आज से 3 साल पहले यहाँ दून मेडिकल कॉलेज में कैंसर विभाग शुरू किया था तो हमने देखा कि एक्सपोनेंशियली वृद्धि
बहुत ज़्यादा वृद्धि कैंसर के मरीजों में हुई। दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि कोरोना की वजह से दून हॉस्पिटल में कैंसर मरीजों का आना अचानक से कम हो गया। मैं आपके माध्यम से ये भी आम जनता से कहना चाहूँगा कि अब दून मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में समस्त विभाग, सर्जरी, मेडिसिन, नाक कान गला, कैंसर, सारे विभागों में कैंसर के पहले के समान ही यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पर खून की जांच के अलावा कैंसर की अत्याधुनिक खून की जांचें भी यहाँ उपलब्ध हैं। उत्तराखंड में एक और जहां मौसम में बदलाव हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर बढ़ते ठंड के चलते अस्पतालों में मरीजों की संख्या में इजाफा होने लगा है। दून अस्पताल में एमएस डॉक्टर केसी पंत का मानना है कि अगर ठंड और बढ़ती जाएगी तो स्वास्थ्य के मरीजों को ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जिसको देखते ही दून मेडिकल कॉलेज ने भी अपनी जर्नल ओपीडी खोल दी है। डॉक्टर केसी पंत ने कहा है कि यदि स्वास्थ्य के किसी भी मरीज को दिक्कतें होती हैं तो वो वहां दून मेडिकल कॉलेज की मेडिसिन ओपीडी से जरूर मिल जाएगी। नहीं, सांस के मरीजों के लिए तो जाड़ा बहुत नुकसानदेह होता ही है, क्योंकि एक तो दवाई टाइम पर नहीं ले पाते और दवाइयाँ उतना काम नहीं करती हैं। तो सबको ये चाहिए कि वो अपनी दवाइयाँ नियमित रूप से लें। और मेडिकल ओपीडी तो देखिए लगातार चल रही है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक की ओपीडी चालू हो गई है। मेडिसिन ओपीडी है, रेस्पिरेटरी ओपीडी है, टीबी एंड चेस्ट डिपार्टमेंट है। तो अगर उनको कोई दिक्कत है तो हमसे संपर्क करें। हमारे वहाँ चिकित्सक सब अनुभवी डॉक्टर्स हैं और सब अवेलेबल हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे वहाँ जनसंपर्क अधिकारी का एक बहुत बड़ा ग्रुप है। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है, गार्ड्स महोदय हैं, हमने सबसे ये कह रखा है, रिक्वेस्ट की है कि आप कोई भी अगर कोई जानकारी चाहता है, उसको नहीं मालूम है तो उसको प्रॉपर पॉइंट में पहुंचा दें। बाकी काम चिकित्सक करेंगे। और वो इस खास मौसम में जब जाड़ा हो या कोई एक्यूट इमरजेंसी हो तो उसको थोड़ा बहुत तत्परता के साथ ट्रीटमेंट दें। और उसको फिर अगर उसको एडमिशन की ज़रूरत है तो डे टाइम में हम एडमिट भी करने के लिए शुरुआत कर रहे हैं। कोविड काल में डर के चलते दून मेडिकल अस्पताल में डायलिसिस के मरीज नहीं आ रहे थे, जिस पर विशेषज्ञों ने चिंता जाहिर की है। जिसके बाद JK 24/7 न्यूज चैनल पर खबर चलने के बाद मरीज एक बार फिर निडर होकर दून अस्पताल का रुख करने लगे। वहीं दुर्ग रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हरीश बसेरा ने JK 24/7 चैनल का धन्यवाद भी किया। आपको बता दें कि दून अस्पताल में डायलिसिस के मरीजों के लिए दून मेडिकल कॉलेज प्रबंधक के 2 अलग से नई डायलिसिस मशीनें भी लगवाई हैं, लेकिन स्टाफ ना होने से दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। साथ ही दुर्ग रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हरीश बसेरा ने कहा है कि कोरोना काल में कई कोविड पॉजिटिव मरीजों का डायलिसिस किया गया है। हालांकि कुछ कोविड मरीजों की जान भी चली गई थी। देखिए, डायलिसिस यूनिट जब कोरोना के समय पर डायलिसिस हमारी बंद तो कभी नहीं हुई, लेकिन नंबर ऑफ पेशेंट हमारे कम हो गए थे, क्योंकि हमने डायलिसिस जो पेशेंट्स थे जो कि कोरोना नेगेटिव थे उनके लिए कभी बंद नहीं की। लेकिन डर के मारे जो पेशेंट थे हमारे थे वो लोग उन्होंने आना बंद कर दिया। लेकिन 3-4 पेशेंट जो लगातार हमारे रेगुलरली चलते रहे उनके लिए हमने डायलिसिस कभी बंद नहीं की। कोरोना पेशेंट के लिए, पॉजिटिव पेशेंट के लिए ICU में 2 नई मशीन लगाई गई थी। उसमें कम से कम हमने करीब 50 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को डायलिसिस दी थी और ज़्यादातर उसमें से बच गए थे। कुछ एक पेशेंट की एक्सपायरी भी हुई थी। लेकिन अभी जब आपकी पुरानी खबर के बाद हमने जब बताया कि अभी जो नई डायलिसिस यूनिट हमने 10 यूनिट लगाई हैं और वो बिल्कुल सुरक्षित हैं, तो हमारे कुछ पेशेंट बढ़ने शुरू हुए हैं जो कोरोना नेगेटिव पेशेंट्स हैं। देखिए, स्टाफ के रिक्रूटमेंट की बात चल रही है और अभी जैसे जैसे नंबर बढ़ते रहेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास जो पेशेंट नंबर कम है तो डायलिसिस के जो स्टाफ है वो सफिशिएंट है। लेकिन जैसे पेशेंट बढ़ेंगे तो हमें और डायलिसिस स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, जिसके के लिए भी प्रिंसिपल साहब और MS साहब ने कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य के सभी कर्मचारियों व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए गोल्ड कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिसमें ये कर्मचारी अस्वस्थ होने पर अपना इलाज करा सकेंगे। सरकार का ये उपकार सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर भारी पड़ रहा है, जिसको लेकर आज राजकीय पेंशनर्स संगठन के बैनर तले सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने ढुढोईवाला नगर में रैली निकालकर आक्रोश व्यक्त किया है। इस संबंध में ढुढोईवाला तहसीलदार के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा गया। सेवानिवृत्त कर्मचारियों का आरोप है कि लंबे समय तक उत्तराखंड सरकार में अपनी सेवाएं देने के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के पेंशन से
गोल्डन कार्ड का लाभ देने के नाम पर भारी कटौती की जा रही है। राजकीय पेंशनर संगठन के अध्यक्ष धर्म सिंह सोलंकी ने आरोप लगाया है कि सरकार गोल्डन कार्ड बनाने के लिए कार्यरत कर्मचारियों और पेंशनर्स से बराबर पैसा वसूल कर रही है, जो पेंशनर्स के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि कार्यरत कर्मचारी और पेंशनर्स की वेतन 1/3 का अंतर है। दिया है ये तहसीलदार के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार और माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार को हमने ज्ञापन दिया है। और ये जो हमारी मांग है ये मुख्यतः केवल पेंशनर संगठन की ये मांग है, क्योंकि इन्होंने कार्यरत जो कर्मचारी हैं उनसे भी उन्होंने गोल्डन कार्ड के लिए उतने ही पैसे काटे हैं और पेंशनर से भी उतने ही पैसे काटे हैं, जबकि पेंशनर की जो पेंशन है वो कार्यरत कर्मचारी से 1/3 है। ये जो गोल्डन कार्ड बन रहे हैं पेंशनर संगठन और कार्यरत कर्मचारियों के, उसका तो हम स्वागत करते हैं, पर जिनकी पेंशन जिस आधार पर भी जिस लेवल पे उन लोगों की इस संगठन के माध्यम से कि उनको निःशुल्क, क्योंकि ये सारे देवगण लोग हैं, देवतुल्य लोग हैं, इनके निःशुल्क इलाज की व्यवस्था सरकार करे। और चूंकि उन्हीं के नागरिक है, 42 साल इन लोगों ने सेवाएं की हैं अपनी, तो निःशुल्क हो या जितना भी इनकी कटौती एकदम हाफ हो, ये हमारी मांग है। लक्सर और लाडोरी की सीमा पर जंगल में एक अज्ञात महिला का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना लक्सर पुलिस को दी। पुलिस ने शव का पंचनामा कर जांच शुरू कर दी है। मृतक की महिला की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। लक्सर पुलिस क्षेत्र अधिकारी विवेक कुमार का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही वे तथ्य सामने आएंगे, उनके अनुरूप ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले ये क्षेत्र किस थान क्षेत्र में पड़ता था, इसको लेकर कंफ्यूजन पैदा हुआ था, जिसके चलते लक्सर और लंडोरा पुलिस में घंटों माथापच्ची हुई। जब कोई फैसला नहीं हुआ तो लक्सर सीईओ विवेक कुमार ने मौके पर पहुंचकर लक्सर पुलिस को शव का पंचनामा करने के निर्देश दिए। तब जाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जो हमें सूचना मिली थी कि एक बोली मिली है प्रथम दृष्टया भी इसको दिखवा रहे हैं। महिला प्रथम दृष्टया चीज़ें आ रही कि शायद एस्थमेटिक थी, शायद कुछ बीमार नहीं होंगी। बाकी पूरे मामले की हम जांच कर रहे हैं, जो भी जांच में तथ्य निकल के आएंगे उसी के अनुसार करेंगे। ताजा मामला बाजपुर के केलाखेड़ा क्षेत्र में एक विवाहित की संदिग्ध परिस्थितियों में शव फंदे से लटककर हुआ पाया गया था। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा कर जांच शुरू कर दी। मृतक की पहचान दीपा के रूप में की गई है। सीओ दीपशिका अग्रवाल के अनुसार विवाहिता का विवाह 6 महीने पूर्व बाजपुर के केलाखेड़ा निवासी जगदीश नाम के युवक के साथ हुआ था। वहीं विवाहिता के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या करने का आरोप लगाते हुए कहा कि ससुराल पक्ष के लोग लड़की के साथ मारपीट और दहेज की मांग करते थे। टिडोईवाला में टोल प्लाजा के कर्मचारियों द्वारा स्थानीय लोगों के साथ मारपीट किए जाने का उत्तराखंड क्रांति दल ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और कार्यवाही की मांग की। उत्तराखंड क्रांति दल के नेता शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा है कि अभी टोल प्लाजा का संचालन भी शुरू नहीं हुआ है और अभी से ही टोल प्लाजा कर्मी स्थानीय लोगों के साथ मारपीट और अभद्रता करने के मामले भी सामने आने लगे हैं, जो कि बहुत ही निंदनीय बात है। तीनों पुल हैं। कल रात जो टोल प्लाजा पे टोल कर्मियों द्वारा जो बदतमीजी की गई है स्थानीय लोगों के साथ, उसके खिलाफ हमने ये ज्ञापन दिया है एसडीएम साहब को कि ऐसे तत्वों के खिलाफ
सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि अभी तक टोल प्लाजा पे टोल टैक्स लेना भी शुरू नहीं हुआ, इसका संचालन भी शुरू नहीं हुआ है और स्थानीय निवासियों के साथ इस तरीके की गुंडागिर्दी और बदतमीजी अभी से शुरू हो गई है। तो हमने मांग की है कि ऐसे तत्वों के खिलाफ आप सख्त कार्रवाई करें और उत्तराखंड के जो लोग हैं कम से कम उन लोगों से कोई भी टोल टैक्स न लिया जाए। इसके लिए हमने आज एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया। ढोईवाला में जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ उत्तराखंड द्वारा ढोईवाला की कार्यकारिणी बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अगुवाई प्रदेश कार्यालय मंत्री विजय शर्मा ने की। बैठक में पत्रकारों के बीमा करवाने व सदस्यता फॉर्म भरने जैसे बिंदुओं पर चर्चा की गई। साथ ही निर्णय लिया गया कि अगली बैठक 8 फरवरी को ढोईवाला प्रेस भवन में आयोजित की जाएगी, जिसमें नई कार्यकारिणी के गठन के साथ ही पत्रकारों की सदस्यता पर भी चर्चा की जाएगी। देखिए, आज जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ उत्तराखंड की जो ढोईवाला इकाई है उसकी बैठक यहाँ पर आयोजित की गई थी। तमाम पत्रकार साथी जुटे थे और क्योंकि जो कोरोना काल के कारण हमारी प्रदेश इकाई को दोबारा से 1 साल के लिए आगे बढ़ाया गया है, तो हम सभी ने सहमति दी है। और क्योंकि पत्रकारों के हित में लगातार जर्नलिस्ट यूनियन काम कर रही है, हमें भी काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि पहली बार हमें लगा कि जर्नलिस्ट यूनियन जो है हमारे हित में काम कर रही है, क्योंकि हमें हमारे सबके इंश्योरेंस हमें दिए गए हैं, हमें आई कार्ड की सुविधाएँ हमें दी है। इसके अलावा हमारे सुख दुख में भी हमारी इकाई हमारे साथ खड़ी है। तो हम सभी का धन्यवाद देना चाहेंगे अपनी प्रदेश कार्यकारिणी का, खासकर विजय शर्मा जी का, जो कि प्रदेश कार्यकारिणी में सदस्य भी हैं, आप पदाधिकारी भी हैं। और साथ ही क्योंकि ढोईवाला में एक पत्रकार है हमारे उत्तम सिंह पंवार जी, उनकी दुकान में पहले सेंधमारी हुई, उसके बाद चोरी घटना हुई। हालांकि पुलिस ने हमें आश्वासन दिया है कि इस चोरी का खुलासा बहुत जल्दी कर दिया जाएगा, लेकिन फिर भी आज हम लोग जा रहे हैं कोतवाली में, कोतवाल साहब से मुलाकात करेंगे और इस तरह की घटनाओं पर रोक लगेंगे। हाल ही में होने वाले जिला पंचायत चुनाव को लेकर हरिद्वार जिले की सीटों की परिसीमन लिस्ट जारी कर दी गई है। सीटों के नए परिसीमन पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष चौधरी राजेंद्र सिंह ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार की ओर से सीटों का परिसीमन बताता है कि बीजेपी अन्य पार्टियों से भयभीत है। उन्होंने ये भी कहा कि सीटों के परिसीमन में मुस्लिम, दलित और गुज्जरों के गांव को तितर बितर किया गया है, जिससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी सरकार जिला पंचायत चुनाव में डरी हुई है। उन्होंने बताया आपत्ति के बाद शायद 13 तारीख को परिसीमन की अंतिम सूची जारी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी सरकार अपने मफाद के लिए सबको बर्बाद कर रही है। कल पूरे जनपद में जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत के परिसीमन की अंतिम सूची जारी की गई है, जिसमें आपत्ति के बाद 13 तारीख को अंतिम शायद जारी करी जाएगी। लेकिन मेरा मानना है जब सूची ऐसी जारी की गई तो आपत्ति को कौन सुनना है। इस सूची को देखने से ये लगा कि भाजपा दूसरी पार्टी से इतनी भयभीत है जिला पंचायत में, खासकर जहाँ मुस्लिम बाहुल्य है, दलित बाहुल्य है, गुज्जर बाहुल्य है, सबको तोड़ चाड़ के गाँव 2-3 जगह छोड़ दिया और सब कायदे धक्का बताते हैं, सब कानून ताक पर रख दिए। और इससे पूरे जनपद में एक मैसेज जाएगा कि सबको बर्बाद करने में तुली है और अपने वफाद के लिए, अपने पैसे देने सबका नुकसान कर। बुधवार सुबह से आसमान में बादलों के आने से तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली है। दोपहर बाद तापमान में भारी गिरावट के बाद जिला मुख्यालय सहित आसपास के इलाकों में हल्की बारिश हुई तो हर्षिल घाटी में एक बार फिर बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। देर शाम तक हर्षिल घाटी में बर्फबारी जारी रही। वहीं निचले इलाकों में ठंड से बचने के लिए स्थानीय लोग अलाव का सहारा ले रहे थे। कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। इस कहावत को सच कर दिखाया है हरिद्वार के सुभाष नगर की रहने वाली एक किशोरी ने। अवनी कश्यप नामक ये किशोरी पिछले 3 साल से 20 से 25 आवारा कुत्तों को अपने निजी खर्चे से पालन पोषण कर रही है। यही नहीं, इन कुत्तों को रोजाना भोजन की व्यवस्था करने के साथ साथ अवनी कड़ाके की सर्दी में इन कुत्तों को बचाव भी करती है और सब काम वह अपने माता पिता से मिले जेब खर्चे से करती है।
पिछले कई सालों से ऐसे ही कुत्तों की सेवा कर रही हूँ। ये कोई पालतू कुत्ते नहीं हैं, ये सड़क पे रहने वाले जानवर हैं। मैं किसी से कोई भी पैसा नहीं ले रही, मैं अपना खुद इनको स्वयं खिला रही हूँ। और ऐसे 25 से 20 कुत्ते कम से कम हैं जिन्हें मैं डेली खाना खिला रही हूँ, ऐसे ही जैसे आज मैंने खिलाया। और इन सबको मैं बचपन से देख रही हूँ, जब ये पिल्ले थे तब से बड़ा होते देखा है मैंने इन सबको। मुझे बहुत खुशी मिलती है जब मैंने देखती हूँ कि ये कैसे घूम रहे हैं, कैसे सड़कों पे अच्छे से घूम रहे हैं। और सर्दियों में भी हमने इनके लिए काफ़ी अच्छे से खुद ही अरेंजमेंट किया था इनके रहने का। जैसे जैसे अब गर्मी आ रही है तो ये खुद ही अपना जगह ढूंढ लेते हैं। जैसे कि हम आधे हमारे घर पे ही रहना पसंद करते हैं तो वहीं पे ही रहते हैं। बस मुझे लास्ट एक निवेदन करना है सबसे कि जब भी आप ट्रांसपोर्ट या कोई भी व्हीकल, बाइक, कार, जब भी आप ड्राइव कर रहे हैं तो प्लीज़ स्लो ड्राइव करें, क्योंकि यहाँ पे हमने खुद देखा है जैसे कुत्ते वो मरते हैं और फिर वो तड़पते हैं, तो बिल्कुल भी उन्हें नहीं देखा जाता मरते हुए। तो कृपया सबसे मैं यही बोलना चाहूँगी, जब भी आप ड्राइव करें तो अमूमन 2 पैरों वाला मुर्गा आप सबने देखा होगा, लेकिन अगर आपको 3 पैरों वाला मुर्गा दिखाया जाए तो आप यकीन नहीं करेंगे। लेकिन ये सच है, वो भी 100%। रुड़की के एक चिकन कारोबारी के पास यूं तो सैकड़ों मुर्गे हैं, लेकिन उनमें से एक मुर्गा बेहद अनोखा है। इसकी अनोखी होने की खासियत ये है कि इस मुर्गे की 3 टांगे हैं, जिसको देखने वाले एक पल के लिए भौचक्का रह जाता है। रुड़की के चिकन कारोबारियों ने इस मुर्गे को बचपन से पाला है। ये अनोखा मुर्गा आकर्षक का केंद्र बना हुआ है। हमारा चिकन का कारोबार है। कब से करते हैं? काफ़ी टाइम से, बहुत पुराना दादा इलाही काम है ये। 3 टांग का जो मुर्गा है वो कहाँ से आया? ये हमने छोटा सा ही पाला था और कभी हमने ऐसा कभी देखा नहीं 3 टांग वाला चिकन, इसलिए हम इसे बेचते भी नहीं। लोग बाग आते देखने? काफ़ी इकट्ठा हो रहे हैं और दूर दूर से लोग भी आ रहे हैं देखने के लिए। क्या बरकती आते और देख के चले जाते हैं। कैसे बरकती मानते हैं? इसे बरकती मानते हैं, अल्लाह की तरफ से, अल्लाह का नियामत है एक। कैसे बेचोगे कभी? नहीं, कभी नहीं बेचेंगे सर। बेचते हैं, काफ़ी पूछते हैं दाम बदलाइए इसका, हम इसका दाम भी नहीं बदलाते। जब बेचना ही नहीं है तो दाम क्यों बदलाए इसका। कोरोना के बाद उत्तराखंड का पहला बजट प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में होने जा रहा है, जिसको लेकर खासा उत्साह खासकर पहाड़ के लोगों के बीच में देखने को मिल रहा है। क्या कुछ खास इस बजट में रहेगा, क्योंकि कोरोना के बाद ये पहला बजट है। साथ ही ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बनाए जाने के बाद ये पहला बजट होगा, जिसको लेकर उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष के JK 24x7 के उत्तराखंड ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह के साथ खास बातचीत की। तो आइए नजर डालते हैं इस बातचीत पर। देश में बजट की चर्चा हो रही है, उत्तराखंड में भी बजट सत्र का आयोजन होना है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस बार भी जो बजट सत्र होगा, गैरसैंण के ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने के बाद पहला बजट सत्र होगा। 1 मार्च से इस बजट सत्र की शुरुआत होगी। इस बजट सत्र की क्या तैयारियां हैं, चूंकि जो गैरसैंण है अभी भी वहां बहुत सारी व्यवस्थाएं समुचित नहीं मिलती, लेकिन जो विधानसभा उत्तराखंड के अध्यक्ष है प्रेमचंद अग्रवाल लगातार गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी कर बनवाने की बात हो या उसके मुद्दों को लेकर लगातार सक्रिय रहे हैं। आप लोगों को वह दृश्य याद होगा जब मुख्यमंत्री ने गैरसैंण में ही ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की तो विधानसभा अध्यक्ष वहां नाच रहे थे, नृत्य कर रहे थे, इतने प्रसन्न थे। तो आप समझ सकते हैं कि गैरसैंण को लेकर के कितने इमोशनल हैं उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष। तो किस तरह से वहां की जो तैयारियां हैं, चूंकि कोविड काल के बाद यह पहला बजट सत्र होगा उत्तराखंड का, और किस तरह के प्रिकॉशंस वहां लिए जाएंगे, किस तरह से इसका आयोजन होगा, इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हम सीधे चलते हैं उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल जी के पास। अग्रवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका JK 24/7 पे। तो बजट सत्र इस बार होगा, एक तो कोरोना काल के बाद पहला बजट सत्र है, और किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? देखिए, 1 मार्च से जो गैरसैंण, जिसको आपने भी कहा कि ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित होने के बाद पहला हमारा बजट सत्र वहाँ पे होगा। वैसे बजट सत्र हम पहले भी करा चुके हैं और शायद मेरे कार्यकाल में पहली बार बजट सत्र गैरसैंण में आयोजित किया गया था। और इस बार जिस बजट सत्र की हम बात कर रहे हैं, कोविड के बाद भी हो रहा है पहली बार, और ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित होने के बाद भी हो रहा है पहली बार। उसकी व्यवस्थाओं को लेकर मैं अभी 26 जनवरी को वहाँ जो गणतंत्र दिवस हम लोगों ने मनाया, उसमें मैं ध्वजारोहण करने के लिए गया भी था। तो मैंने वहाँ की बारीकी से बहुत व्यवस्थाओं को मैंने देखा, और मैं कह सकता हूँ कि सत्र
जब होगा उससे पहले हम सारी व्यवस्थाओं को हम वहाँ मुकम्मल कर लेंगे। इसी तरह अभी आपने गढ़वाल का दौरा किया है, तो उस दौरे के बारे में भी संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरह का दौरा रहा और समस्याएं, क्योंकि एक बड़ा मंडल है उत्तराखंड का, आधा उत्तराखंड कह सकते हैं गढ़वाल मंडल को, तो कौन कौन सी समस्याएं थी और उसके निराकरण के लिए फिर आपने क्या कार्रवाई की है? देखिए 23 तारीख से मेरा जो गढ़वाल भ्रमण का मैंने कार्यक्रम रखा, तो 23, 24, 25, 26 ये 4 दिन का, चूँकि मैं बाई रोड यहाँ से गया, श्रीनगर से मेरा पहला पड़ाव था और उसके बाद मेरे लगातार कार्यक्रम हुए। इसके दो पहलू मैं कह सकता हूँ। एक पहलू तो ये है कि जो जनता से मेरे मिलने का कार्यक्रम था, जो वहाँ के जनप्रतिनिधियों से मिलने का कार्यक्रम था, उनसे जो समस्या उनके सामने, उनकी बातें जो समस्या मेरे सामने आई, तो कुछ समस्या ऐसी थी जो मौजूद वहाँ पे कार्यक्रम के दौरान जो हमारे अधिकारीगण थे, कुछ मैंने वहाँ पे ही उनका निराकरण करने का काम किया। शेष को जो मुझे लगता था कि जो उनके स्तर का नहीं है और वो शासन स्तर का या मुख्यमंत्री जी या मंत्री जी के स्तर का है, तो वो जो मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, तो निश्चित रूप से उसको लेके मैं कल माननीय मुख्यमंत्री से भी मिला हूँ और उनसे मैंने अपना विषय रखा है। सारे जितने भी ज्ञापन के रूप में मुझे वो पत्र मिले, तो उनको मैंने माननीय मुख्यमंत्री के सामने रखा है। जैसे मुझे लगता है त्रिजुरी नारायण जो हमारा गाँव है, वहाँ के ग्राम प्रधान ने बताया कि वहाँ पे मेडिकल की कोई सुविधा नहीं है। एक MRP यानी कि मेडिकल रिलीफ पॉइंट जो कभी था, वो 6 महीने चलता था, वो भी बंद हुआ, जिसके कारण यदि किसी को कोई जरा सी भी समस्या, कोई बीमारी हो जाए, तो वो फिर उसको जो है 26 किलोमीटर दूर उसके इलाज के लिए जाना पड़ता है। और सब पहाड़ के 26 किलोमीटर आप समझ सकते हैं कितने कठिनाई वाले होते हैं। बिल्कुल अध्यक्ष जी, यह एक यूनिक विचार है और इसके पहले की सरकारों में इस पे काफ़ी चर्चा भी हुई थी कि चूंकि 6 महीना जब हमारा 4 धाम यात्रा चलती है और 6 महीने बंद रहती है, तो उससे जो आर्थिकी पे बड़ा असर पड़ता है। जबकि ऐसे बहुत सारे धार्मिक स्थल और पर्यटन स्थल हैं जहाँ पे ग्रीष्म शीतकाल में भी पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है, विशेषकर धार्मिक पर्यटन को। तो ज़रूर जब आपने इसकी पहल की है तो आगे चल के रिजल्ट अच्छा आएगा। आपकी पहल की ही बात करें तो मुझे ध्यान है कि जो जिला विकास प्राधिकरण के नाम से एक कानून लेकर के सरकार आई थी और गैरसैंण में ही इस पे बहुत गर्मा गर्म चर्चा हुई थी। हम लोग भी उसमें उपस्थित थे और विपक्ष के काफ़ी सारे जो है आरोप थे, एक तरह से उनका अपोज कर रहे थे, पूरा विपक्ष कर रहा था। और आपने उसमें एक कमेटी का गठन किया था और शायद उस कमेटी ने जो रिकमेंड किया तो अब सरकार ने उसे ख़त्म करने की बात की है। तो उसके बारे में बताइए, जरा संक्षिप्त में बताइए। हमारा अंतिम सवाल है कि किस तरह से आपके ध्यान में आया, आपने उसका संज्ञान लिया और उसको हटाने से क्या वाकई उत्तराखंड के विकास को गति मिलेगी या वो सरकार का एक अच्छा प्रयोग था और जो किसी कारण से नहीं हो सका? क्या सोचते हैं आप? देखिए, जिला विकास प्राधिकरण जिसको लेके हमारे माननीय विधायकगण अनेकों बार उन्होंने इस विषय को उठाया और उसकी विषय की गंभीरता को लेके मैंने विधानसभा में माननीय विधायकगणों की एक समिति गठित की थी और जिन्होंने पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ वो प्रभावित लोग थे उनसे बातचीत किया, जो भी उनका विषय निकल के आया और उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी। अब मुझे आज इस बात का संतोष है कि अभी परसों ही यानी कि माननीय मुख्यमंत्री जब अल्मोड़ा के दौरे पे थे और वहाँ भी उनके सामने जब ये विषय आया, हालांकि जिस प्रकार से जनता इससे प्रभावित थी, पीड़ित थी, दुखी थी, उसको लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने और इस विकास प्राधिकरण का जो अवधारणा जो उन्होंने घोषणा पहले की थी, जिसका जनता जिससे परेशान हो रही थी, तो उसको स्थगित करने का काम किया। कैमरामैन तिलक शर्मा के साथ JK 24/7 के लिए देहरादून विधानसभा से धीरेन्द्र प्रताप सिंह। आज की उत्तराखंड की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।